वेलकम बैक दोस्तों। पिछले सेशन में हमने नाउन के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। आज फिर से हम नाउन को और उसमें कुछ नए फीचर्स को जानेंगे। एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ। नाउन में जेंडर जानने के लिए आपको अगर फीमेल जेंडर का समझ आ जाए तो मेल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। तो फीमेल को जानने के लिए हम देखेंगे कि उसके एंड में गोलता होना चाहिए। और दूसरा था कि किसी नाउन को डेफिनेटिव करने के लिए उसके आगे जैसे इंग्लिश में द लगता है, यहाँ पे अल लगेगा। अब अगर नाउन को कैटेगराइज किया जाए तो वो दो तरह का अरेबिक में पाया जाता है। पहला तो है कि डेफिनेटिव और दूसरा इनडेफिनेटिव। तो अरेबिक में जो तनवीन से जो डिनोट होते हैं जितने भी नाउन जिसमें कि दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश आते हैं, वो इनडेफिनेटिव नाउन में आते हैं। और जिसमें किसी भी वर्ड के साथ अल लगा हुआ होता है उसको डेफिनिट नाउन में कहते हैं। तो नाउन इसमें दो ही टाइप के होंगे, पहला कि जिसके साथ तनवीन हो और दूसरा जिसमें कि अल लगा हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे कि ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं आ सकती हैं। चाहे तो वर्ड में अल लगा होगा और या फिर अल नहीं होगा तो दो ज़बर या दो ज़ेर या दो पेश लगा होगा। दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती है। इसको एग्जांपल से समझने के लिए मैंने आपके सामने ये स्लाइड रखा हुआ है। यहाँ पे किताबुन लिखा हुआ है, तो ये इनडेफिनिट वर्ड हो गया जिसमें कि दो पेश लगा है। इसको डेफिनिट करने के लिए क्या है कि आगे हम अल लगा देंगे और एंड में आप देखेंगे तो दो पेश की जगह एक को ड्रॉप कर दिया जाता है, तो अल किताबू रह जाता है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है बाबुन। तो बाबुन मतलब दरवाज़ा होता है। तो यहाँ पे जो दो पेश है तो इसका मतलब ही इनडेफिनिट नाउन है। अब इसको डेफिनिट करना है तो अल बाब, तो अल बाबू हो गया जो आखिर में एक ही पेश बचा और तनवीन में से एक गिर गया। इसी तरह से अगला एक एग्जांपल है वलदुन। तो वलदुन में भी अगर दो पेश है तो आप समझ लीजिए इनडेफिनिट है। अगर इसको स्पेसिफिक और डेफिनिट किया जाएगा तो अल लगा दिया जाएगा और एंड में इसमें दो पेश की जगह सिर्फ एक ही पेश रह जाएगा, तो ये हो जाएगा अल वलदू। अब हम तनवीन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि अरेबिक में देखते ही लोग एक कांप जाते हैं, अरे ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा चीज़ है। कभी देखो तो दो पेश आ जाता है, कभी दो ज़बर आ जाता है, कभी दो ज़ेर आ जाता है। तो ये चीज़ तो बड़ा कन्फ्यूजन का है, कैसे समझेंगे। तो इनिशियली तो ये कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर एक ही वर्ड पे अगर आप जैसे वलदुन भी है, वलदिन है, वलदन है, तीनों फॉर्म में आता है। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये अरेबिक में क्योंकि इस चीज़ से डिनोट होता है तो इसको इसी तरह से समझा भी जाएगा आगे कि ये तीन चीज़ क्यों डाली जाती है और तीनों का बिल्कुल एक डिफरेंट मीनिंग होता है। मैं आपको कोशिश करूँगा कि इसको बड़ी आसान तरीके से मैं आपको समझा सकूँ। इंग्लिश में भी इस चीज़ का एक बिल्कुल एग्जिस्टेंस है, मगर उस एग्जिस्टेंस को एक डिफरेंट तरीके से समझा जाता है। और यहाँ पे सिर्फ आप तनवीन के फॉर्म को देख करके आप बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, वर्ड में क्यों चेंज हो रहा है। तो तनवीन को बेसिकली जो तीन फॉर्म होता है उनको एराब बोलते हैं। तो एराब तीन तरीके का होता है जो आपके सामने स्क्रीन पे है। पहला है रफ़ा। रफ़ा में जो पेश या दो पेश, ये दो तरह का फेस, जिस तरह से कि मैंने आपको बताया था अगर डेफिनेटिव होगा तो उसमें अल लगा होगा और वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पेश होगा, या फिर इनडेफिनिट होगा तो दो पेश होगा। तो ये दोनों फॉर्म जब है पेश वाले फॉर्म है तो इसको रफ़ा बोलेंगे। दूसरा होता है नसब, जिसमें कि एक ज़बर और दो ज़बर। तो इस तरह के फॉर्म को जो होगा उसको नसब बोला जाएगा। और एक ज़ेर और डबल ज़ेर जहाँ पे है उसको जर बोला जाता है। तो ये तीन फॉर्म में नाम है, आप जाने या ना जाने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इसको रफ़ा बोलते हैं या नसब बोलते हैं, जर बोलते हैं। आपको ये समझना है कि तीनों का मीनिंग क्या होता है। इसकी वजह से वर्ड को समझने में हमें क्या मदद मिलेगी, सिर्फ उतनी सी बात हमें समझनी है। इंग्लिश में बेसिकली तीन तरह के नाउन होते हैं, सब्जेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्टिव नाउन और पॉसेसिव नाउन। तो ये जो रफ़ा नसब जर है ये इन्हीं तीनों चीज़ों को डिफ़ाइन करता है। तो सबसे पहले अगर आपको कहीं पे भी ये दिखे कि वर्ड के ऊपर पेश या दो पेश है तो ये किसी न किसी सब्जेक्ट को वहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि उस सेंटेंस में ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है, ये बिल्कुल सब्जेक्ट है। मेन कंटेंट जो है इसी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है नसब, जिसमें कि एक ज़बर या दो ज़बर होगा।
तो ये जिस तरह से इंग्लिश में ऑब्जेक्ट होता है, ये भी नाउन यहाँ पे अरेबिक में किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा होगा। उस सेंटेंस के अंदर ये कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके बारे में कुछ बात हो रही होगी। और तीसरा है ज़ेर या डबल ज़ेर, तो ये एक पॉसेसिव नाउन होगा। मतलब इस तरह का नाउन अगर वहाँ पे है तो आप समझ लीजिए ये किसी न किसी चीज़ को अपने साथ का एक इंडिकेशन दिखा रहा है कि वो किसी न किसी तरह से वो उसको प्रोसेस कर रहा है, उसको अपना बना रहा है। तो वर्ड में आप उस तरह का एक फॉर्मेशन देखेंगे पूरे सेंटेंस में, जिससे कि आपको ये फील आ जाएगा। जब आप 2 4 10 सेंटेंस देखेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे डिफाइन हो रहा है। और ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर कोई सेंटेंस दूँ और किसी को बोला जाए कि इसमें से ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और पॉसेसिव नाउन निकाल के दिखाओ, तो ये बहुत कन्फ्यूजन का मैटर हो जाता है। जबकि अरबिक में ये बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि आपको उसके ऊपर जो दिख रहा है पेश, 2 पेश या फिर ज़बर या फिर ज़ेर, इससे आप इमीडिएटली बिना सेंटेंस को समझे आप ये इमीडिएटली गेस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ेर है या 1 ज़ेर है तो ये पॉसेसिव नाउन है, क्योंकि इसके ऊपर पेश है तो ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से बहुत आसान हो जाता है आपको सेंटेंस को समझने के लिए अरेबिक में। अब मैं यहाँ पर आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉसेसिव एक इंग्लिश के एग्जांपल से पहले समझाना चाहूँगा कि कैसे इसको सब्जेक्ट मानते हैं और कैसे ऑब्जेक्ट मानते हैं और कैसे पॉसेसिव मानते हैं। तो अगर पहला ये एग्जांपल आप देखिए कि दिस इज़ अ हाउस, तो ये जो यहाँ पे एक सेंटेंस है दिस इज़ अ हाउस, इसके अंदर हाउस जो है ये एक सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि उस हाउस के बारे में कुछ बात हो रही है। इस सेंटेंस में और कुछ है नहीं, तो हाउस ही है जो मेन सब्जेक्ट बन चुका है। तो जब अरबिक में इसमें कुछ होगा तो घर का जो भी वर्ड होगा, बेसिकली उसको बैतुन बोलते हैं, तो वहाँ पे बैतुन होगा, ना कि बैतन या बैतिन होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पेश है और ये एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वो बैतुन हो जाएगा। अब अगर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो आप इंग्लिश में ये सेंटेंस देखिए, आई एंटर्ड अ हाउस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बात हो रही है कि मैं घर के अंदर जा रहा हूँ, तो घर एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसके अंदर हम जा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे एक, यही जो हाउस जो सबसे पहले आप देख रहे थे उसमें सब्जेक्ट था, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन चुका है कि ये घर है और उसके अंदर कोई जा रहा है, तो घर को उस मामले में ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। अब ये तीसरा एग्जांपल आप इसके बगल में देखिए कि लिखा हुआ है दिस इज़ अ जैद्स हाउस। तो यहाँ पे जो जैद्स हाउस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैद जो है पॉसेस कर रहा है हाउस को, तो यहाँ पे जैद होगा पॉसेसिव। तो जब आप जैद लिखेंगे तो यहाँ पे जैदुन नहीं होगा, जैदन भी नहीं होगा, यहाँ पे जैदिन होगा, क्योंकि जैद कुछ पॉसेस कर रहा है। तो जब अरेबिक में आप सेंटेंस पूरा देखेंगे तो इमीडिएटली आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्योंकि जैदिन लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली जैद जो है कुछ पॉसेस कर रहा है, तो ये एक पॉसेसिव नाउन बन जाता है। तो इस तरह से बिल्कुल आसान हो जाता है समझना, और होप कि मैं आपको समझा भी पाया हूँ कि ये तनवीन किस तरह से इंडिकेट करता है एक सेंटेंस में कि वो और सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या फिर एक पॉसेसिव नाउन है। यहाँ पे आपके सामने वलदन का फॉर्म दिया हुआ है हमने, ताकि आपको पता लगे कि ये कितने फॉर्म में आता है। अगर ये इंडेफिनेटिव में है तो ये वलदन भी हो सकता है, वलदुन भी हो सकता है और वलदिन भी हो सकता है। तो ये तीनों में बिल्कुल आसानी से आप इंडिकेट, कहीं भी सेंटेंस में अगर होगा वलदन तो ये क्या होगा कि इनडेफिनिट ऑब्जेक्ट है, वलदुन है तो इनडेफिनिट सब्जेक्ट है, और अगर वलदिन है तो ये पॉसेसिव नाउन बन गया इंडेफिनिटिव। और यही अगर सेकंड चार्ट में आप देख रहे हैं जिसमें कि अल लगा हुआ है, तो यहाँ पे तनवीन नहीं होगा, एक सिंगल फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा अल के साथ। तो अल वलद जो है ये एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अल वलदू जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और अल वलदी ये हो जाएगा पॉसेसिव नाउन। तो ये एक एग्जांपल दिया है आपको समझने के लिए, ताकि आप थोड़ा इसको समझ पाएँ। और अब आप जैसे कुरान शरीफ खोलेंगे तो वहाँ पे हर सेंटेंस में किसी भी आयत में आप देखेंगे तो इस चीज़ को आप ऑब्ज़र्व करो कि कहाँ पे ज़बर है, कहाँ पे ज़ेर है, कहाँ पे पेश है। तो इससे आपको इतना हिंट ज़रूर मिल जाएगा कि यहाँ पे कुछ जो बात हो रही है ये चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, दूसरी चीज़ एक सब्जेक्ट है, तीसरा एक पॉसेसिव नाउन है। तो आज हम सिर्फ इतना ही यहाँ पे आपको बताएंगे नाउन के बारे में। इस चीज़ को थोड़ा सा आप कुरान शरीफ खोल करके उसमें देखिए सेंटेंसेस को, और आपको थोड़ा क्लियर होगा। फिर हम आगे नेक्स्ट सेशन में ज़रूर आपको इसके आगे बताएंगे और कुछ नई चीज़ बताएंगे, जिससे कि, और ये जो है ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई ये सिर्फ अभी एक सिंगुलर फैक्टर के लिए बात कर रहा हूँ। अभी डुअल और प्लूरल ये अभी 2 बाकी है, तो ये सिर्फ सिंगुलर की बात हो रही है यहाँ पे, किस तरह से हम उसको डिनोट करते हैं।